अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तब्दीली विद अमीर अब्बास। बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं आजकल। इंतखाबी इस्लाहात कायम कमेटी जो है पार्लिमानी, उसका तीसरा इजलास हुआ, इन कैमरा इजलास हुआ, अहम फैसले हुए और तकरीबन कहा जा रहा है 99% काम मुकम्मल हो चुका है। 73 इस्लाहात हैं, 99% का काम मुकम्मल हुआ। PTI के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। PTI के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने के लिए कह दिया गया है कि तहफ़्फ़ुज़ात को बड़े हसास नौइयत के नहीं हैं, छोटी मोटी चीज़ें हैं जिसे दूर करने के लिए आसानी से मामलात तय हो जाएंगे। ये एक अच्छी खबर है कि इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से तमाम बड़ी पार्टीज़ मिल बैठ कर इस पर काम कर रही हैं और इत्तफाक़ राय से काम हो रहा है। चलें, यहाँ तक तो अच्छी खबर है, लेकिन इससे जो आगे का मामला है, मरदमशुमारी है, हल्का बंदियाँ हैं, इस पर काम कैसे होगा? इलेक्शन की तारीख तो जो भी देंगे, लेकिन हुकूमत जाने की तारीख 14 अगस्त आ चुकी हुई है वज़ीर आज़म की तरफ से। नवाज शरीफ साहब पंजाब की सियासत में एक अहम किरदार हैं और नून लीग के लिए एक चेहरा भी है, इस पर भी बात होगी। गिलगित बल्तिस्तान में तब्दीली आ गई, पहले वजीर आला जो थे वो चले गए जाली डिग्री केस में, गुलबर खान साहब वजीर आला बन गए। फॉरवर्ड ब्लॉक की हिमायत थी और इसमें नून लीग वगैरह ने भी बड़ी इसमें शमूलियत की है और एक बड़ा मामला बना। अब वहाँ पर भी एक वजीर आला मौजूद है। PJ मीर साहब सीनियर सहाफ़ी तजियाकार हमारे साथ मौजूद हैं और अब्दुल्ला गुल साहब सरबराह तहरीक जवानाने पाकिस्तान और सीनियर तजियाकार हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया दोनों हजरात का। PJ मीर साहब सर, अहम डेवलपमेंट तो यही कि इन कैमरा इजलास इंतखाबी इस्लाहात 2017 के कवानीन की 73 इस्लाहात हैं और कह तो यही रहे तमाम पार्टीज़ का इत्तफाक है और इस वक्त PTI का भी इत्तफाक है, बस छोटी मोटी चीज़ें हैं जो बेहतर हो जाएंगी, ऐसा ही है? देखिए, वो एक कहावत है, हम सब उम्मीद से हैं अल्लाह का। और अगर ये होता है तो उसमें पाकिस्तान की बेहतरी है, किसी पॉलिटिकल पार्टी की बेहतरी नहीं है। ये बहुत अच्छा लगा कि जो सच है वो इवेंचुअली सामने आ गया कि तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन एक वक़्त ऐसा था कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ को आपने इस तरह किया कि जिस तरह सबसे बड़ी दहशतगर्द जमात पाकिस्तान में क्या दुनिया में यही है। द क्वेश्चन इज़ हमने सबने कंडेम किया है 9th ऑफ मई को, देयर इज़ नो टू वेज़ अबाउट इट। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आप पूरी पार्टी को ऑस्ट्रेसाइज नहीं करते हैं, लेकिन ये अच्छी चीज़ है और मैं समझता हूँ कि यूनिटी इज़ प्रिवेलिंग, इट हैज़ प्रिवेल्ड। कि आपने कहा कि तहफ़्फ़ुज़ात हैं, बिल्कुल होने चाहिए और वो ये रिमूव कर लेंगे बैठ के। सो वी आर ऑन अ पॉजिटिव स्टेप फॉरवर्ड एंड दैट इज़ व्हाट पाकिस्तान नीड्स। बिकॉज़ अगर हम आज भी वो नेगेटिविटी में चले जाएँ और वो कभी वो तोशाखाना को ले आए, उसको ले आए, उसको ले आए, तो फिर वो पुराने स्केलेटन सालों के पास पड़े हैं। So let's not get into this petty politics. आपके पास इस वक्त $3 बिलियन आया है फ्रॉम द IMF। 1.2 आपके 2-3 दिन में आपको मिल जाएगा। तो आपको 1 बिलियन UAE से आया है, आपको 2 बिलियन सऊदी से आ गए। सो हमने अब सोचना है सब ने मिल के एट द एंड ऑफ द डे कि इसकी डिस्पेंसेशन कैसे है और इसकी एग्जीक्यूशन कैसे है। 70% पे हम डेट अपनी रीपेमेंट कर रहे थे, अब 100% है। तो डेट रीपेमेंट के अंदर पैसा कहाँ से आएगा? आपसे और मेरे से, टैक्स पेयर से आएगा। टैक्सेस बढ़ेंगे और ये लोगों को ये क्रंच फील होगा। लेकिन इसका भी हल है। आप टैक्स बेस को ब्रॉड कर दो तो ये जो आपकी पॉलिटिकल हडल है ये सब ठीक हो जाएगी। लेकिन लोग सब डरते हैं कि ये इस तरह का काम नहीं करेंगे क्योंकि उनके वोट बैंक खराब होते हैं। वो कहेंगे हाँ जी देखो उन्होंने ये कर दी। ये आज आपकी जो ट्रैफिक अरसलान खराब क्यों है? क्योंकि मैंने कई दफा सवाल किया इसको DIGs को, IGs को, वो कहते जी हम नहीं कुछ कर सकते। कैन यू बिलीव इट? आप क्यों नहीं कर सकते? वो कहते हैं कि हम कह रहे हैं कि भाई फाइन्स बढ़ाओ। MPs कह रहे हैं हमने फाइन्स नहीं बढ़ा रहे, हमारा वोट बैंक खराब हो जाएगा। तो देखो ना, आपने कहीं ना कहीं तो अपने आप को बैलेंस आउट करना है। तो फॉर द सेक ऑफ द कंट्री आपने एक, वो कहते हैं, कड़वी पिल भी लेनी है और साथ साथ लोगों की खिदमत भी करनी है। हमने लोगों को बहुत छूट दे दी इस मुल्क के अंदर। हमने इनको गरीब 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 करके बिल्कुल लुटा दिया है। जो मर्जी हो टैक्स दे और इवेंचुअली स्टेट का काम है कि उसको अपने सब्जेक्ट्स को, जो जमहूर है उसको, आप उसका वेलफेयर का ख्याल करें। ये अच्छा यही PJ मीर एक तरीका है, साहब, बिल्कुल लेकिन ठीक, इस आपने पे जो बात की बिल्कुल इम्प्लीमेंटेशन ठीक। चाहिए। लेकिन सर जो हमारे यहाँ एक तरीका और अभी अपनाया गया है PJ मीर साहब, वो और इनडायरेक्ट आपने टैक्सेस का बात है। आपने इलेक्शंस की बात की है, लेट मी टेल यू, पुट इट ऑन रिकॉर्ड, ये कोई इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये इलेक्शन हो भी जाएगा, ये भी देख लें आप। ओए होए, ये तो बड़ी बात हो गई। अब्दुल्ला गुल साहब इंतखाबी इस्लाहात, PJ मीर साहब तो कह रहे हैं एक बार फिर वही होगा कि इलेक्शन को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा।
इस्लाहात, पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाहात पे, क्योंकि इस्लाहात के बाद होंगे ये इलेक्शन। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात ये है कि ये बात तो सही है कि इलेक्शंस के अंदर तो हमारी एक रविश रही है कि हम इलेक्शंस को एक्सेप्ट नहीं करते। जब हमने बांग्लादेश खोया था, तो फिर उस टाइम पे इलेक्शन तो फेयर एंड फ्री हुए थे, लेकिन इंतकाल इक़्तिदार नहीं हुआ था, जिसके नतीजे के अंदर क्या हुआ कि वो सबसे बड़ी धांधली साबित हो गई और जिस आदमी को मिलना चाहिए था, उसको मिला नहीं और फिर नतीजा बहुत खतरनाक हुआ। बहरहाल, वो तो एक माज़ी का हिस्सा है। जो अभी इंतखाबी इस्लाहात की बात हो रही है, ये हमेशा इलेक्शन से पहले यही बातें बड़ी अच्छी खूबसूरत गुफ्तगू सुनने को मिलती है, लेकिन होता उसके बरअक्स है। और ये भी एक रियलिटी है कि अगर पीटीआई के साथ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, कुछ वो जो कि जल्दी दूर कर लिए जाएँगे, तो फ़िलहाल तो पीटीआई को दूर कर दिया गया है और बल्कि काफ़ी दूर कर दिया गया है। और मौजूदा सूरत-ए-हाल के अंदर ये बात ठीक है कि ऑस्ट्रासाइज़ नहीं करना चाहिए किसी भी जमात को, लेकिन किसी भी जमात को इस किस्म की जो वैंडलिज़्म की इजाज़त थी, वो भी नहीं देनी चाहिए। ये जो दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ हुई हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि माज़ी में इस किस्म की जो हमने कार्रवाइयाँ देखी, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ टीटीपी के हवाले से देखी। लेकिन ये जो पीटीआई का रवैया था, ये किसी को भी काबिल कबूल नहीं है और खुद पीटीआई के अंदर लोगों को इस पे बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हुए और बहुत सारे लोग कई लोग चाहे किसी भी दबाव की वजह से, लेकिन कई लोग जो थे वो जेन्युइनली जो है वो मेरे ख़्याल में उन्होंने सोचा कि इससे मामला अपना दूर कर लिया जाए। और अब जो आपने देखा कि अभी जो जुम्मतुल मुबारक को लास्ट जो था, उसके ऊपर जिस तरह से एक ऐलान दिया गया, कॉल दी गई कि मुल्क से बाहर निकले लोग, तो मैंने यही बोला था उस टाइम पे भी टेलीविज़न के प्रोग्राम पे भी और यही कहा था कि जी लोग नहीं निकलेंगे, उसकी वजह ये है कि पहली बात ये है कि वो जो 100 से ज़्यादा बड़े-बड़े बिग विग्स थे, बड़े-बड़े नाम थे, वो पीटीआई से अपने आप को अलहदा कर चुके और दूसरी तरफ जो उनके नीचे जो यूसी लेवल पे जो लोगों को बाहर निकालते हैं, वो या तो छुप गए थे या जो है वो डर गए थे। इस वजह से लोग बाहर नहीं निकले। तो इसलिए पीटीआई जो है यकीनन एक सोशल मीडिया पे उनका अपना एक मुकाम है, लेकिन जिस अंदाज़ के अंदर हम ये देख रहे हैं इस इलेक्शन इस्लाहात, लेकिन एक बात बहुत अहम है और वो ये है कि अगर पीटीआई हुकूमत में नहीं आ रही और यही मौजूदा हुक्मरान जो है, वही नाम बदल के मुख्तलिफ लेबल के साथ सामने आएँगे, तो फिर वो एक लायबिलिटी बनेगी रावलपिंडी के लिए। रावलपिंडी अब्दुल्ला गुल साहब, कभी भी एक बात लायबिलिटी नहीं बताएं, ये उठाएगा। मुख्तलिफ पार्टियां बदल के, मुख्तलिफ नाम बदल के या फॉरवर्ड ब्लॉग बना के कोई पहली बार हो रहा है? ये तो बहुत बार देखा है हमने, ये तो बहुत होता बार है देखा है ना और हर आपने। इलेक्शन में ऐसा आप होता देखा है। देखें, अभी आपको फ़ौज में भी बहुत सारे अहम जगहों के ऊपर तौसीअ नज़र आएगी। मुद्दत मुलाज़मत के अंदर आपको तौसीअ नज़र आएगी, जो अहम इदारे हैं, क्योंकि मुल्क की सिक्योरिटी जो है, वो बहुत ही सूरत-ए-हाल संगीन हो गई। जो अभी वाक़या हुआ ज़ोब कैंट का, वो मामूली वाक़या जी नहीं है। हाँ, जी वहाँ हाँ। बीएलए, बीएलएफ की बातें नहीं हैं। वहाँ टीटीपी और दाइश का गठजोड़ हुआ है, जो मेरा अपना अंदाज़ा है। इस पे अभी कोई ऑफ़िशियल मैं नहीं आपको बता सकता, लेकिन ये जो सारी बताया गया और इतनी शहादतें हुई और फिर ये जो छोटे कैंटोनमेंट्स को निशाना बनाया जा रहा है, आवर सिक्योरिटी एंड आवर पॉलिटिक्स बोथ स्टैंड्स जेपरडाइज्ड टुडे, ये एक रियलिटी है। लेकिन साथ ही साथ ये है कि हम एक आखिरी मार्के के अंदर जो है वो दाखिल हो गए हैं और अभी जो सूरत-ए-हाल है, मुझे तो ये नज़र आ रहा है कि एक ऑप्शन और पे भी गौर हो रहा है और वो ये है कि यही हुकूमत क्यों ना कंटिन्यू करे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविज़न है, इसकी बहुत बड़ी वजह है और पीजे साहब इसके ऊपर ज़्यादा बेहतर कमेंट कर पाएँगे। मैं बिल्कुल वो लेता ये हूँ उनका है कि कमेंट इस पे। अभी इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट जो मेरा नुक्ता है, वो ये है कि आईएमएफ ने जो 3 जगह के ऊपर कर्ज़ा देना है, एक इस हुकूमत को, एक इंटरिम को और एक आने वाली हुकूमत को और ये उन्होंने एक टाइम फ्रेम रखा हुआ है और अगर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविज़न हो जाए और उसी के अंदर इस गवर्नमेंट को एक्सटेंड कर दिया जाए मार्च तक, तो फिर यही हुकूमत होगी जिसको तमाम वो कर्ज़ा मिल जाएगा और तब तक अच्छा, बहुत सारा जो मैं पुलों के चाहूँगा नीचे आपने पानी है, जो वो ये भी बह टेक्निकल जाएगा। पॉइंट उठाया ना अब्दुल्ला गुल साहब, इस पर मैं थोड़ी सी डिस्कशन और भी करता हूँ। मैं ज़रा पीजे मीर साहब का एक कमेंट देके फिर ज़रा ब्रेक पे जाऊँगा, वापस आके दोबारा इसी को कंटिन्यू करूँगा। नहीं, पीजे नहीं, मीर पीजे साहब, साहब का हम जी सुनना चाहते मैं हैं। पीजे साहब का ही बिल्कुल। पीजे साहब, सर ये जो बात कर रहे हैं अब्दुल्ला गुल साहब, मार्च, अप्रैल या फरवरी तक की, ये इंतखाबी इस्लाहात से भी जुड़ी हुई हैं और दूसरा मसला डिजिटल मरदमशुमारी का, तीसरा है हल्का बंदियों का।
इसको भी मामलात को बुनियाद बनाकर तो शायद बहुत ज़्यादा चीज़ें लटक सकती हैं। आने वाली गवर्नमेंट इंटरिम सेटअप इस पर कैसे काम करेगा? देखिए जी, ये जो आप मर्दमशुमारी की बात करते हैं, ये एज अ मैटर ऑफ रूटीन आपको करना ही है, नो प्रॉब्लम। आप जिस दलदल में फंसे हुए हैं, ये है एग्जीक्यूशन ऑफ द लोन्स व्हिच विल बी गिवन टू यू। अब क्वेश्चन जो नई आती है इंटरिम को आप देते हैं, मे बी दे डोंट हैंडल इट प्रॉपर्ली। नए आते हैं, यू डोंट नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन। सो यस, टू अ पॉइंट आई डू एग्री विद अब्दुल्ला कि देखो, अगर इनको, आपके पास प्रोविजन भी है कॉन्स्टिट्यूशन में, आप इनको कर दो ताकि ये जो कंप्लीट लोन है ये इसको इनको मिला है और ये इसको किस तरह डिस्पेंस करते हैं। आई थिंक दैट इज द की थिंग, क्योंकि अगर आप करेंगे, आप एक स्ट्रीमलाइन एक प्रोसीजर में जा रहे हैं। अभी आप इलेक्शन मोड में जाएंगे, आपके लोन लेफ्ट राइट हो जाएंगे, यू डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग। आपके अंदर टाइम फैक्टर एक आ जाएगा क्या, और ये लोन भी है, यू नो, शॉर्ट लोन है ये फॉर 9 मंथ्स। तो 9 महीने के अंदर क्या विल वी बी एबल टू डिलीवर? आपके 3-4 महीने तो इस तरह गुजर जाएंगे। अच्छा पीछे मीर साहब, आप जो कर रहे हैं ना बात, ये इंपॉर्टेंट है। मैं एक छोटा सा ब्रेक ले लूं, मैं आपकी बात से ही वापस आता हूँ, एक छोटा सा ब्रेक ले, तो ब्रेक से वापस आता हूँ। पीछे मीर साहब जो बात कर रहे हैं वो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और जो अभी अब्दुल्ला गुल साहब ने एक पॉइंट उठाया इस लोन के हवाले से कि अगर ये लोन पूरा करवाना है तो फिर हो सकता है कि शायद जो चेक मगोइयाँ हो रही हैं कि इस गवर्नमेंट को थोड़ी एक्सटेंशन मिल जाए। हो सकता है, टेक्निकली हो सकता है, नहीं हो सकता, होता है तो इसके क्या असरात होंगे। वापस आते हैं ब्रेक से इस पर बात। वेलकम बैक जी। और ब्रेक पर जाने से पहले इंपॉर्टेंट बात जिसका मैंने जिक्र किया था, पॉइंट बहुत अच्छा उठाया अब्दुल्ला गुल साहब ने भी, और पीजे मीर साहब उस पर ज़रा बेहतर तरीके से उसे डिफाइन भी कर रहे हैं। पीजे मीर साहब सर प्लीज़ कंटिन्यू कीजिएगा। देखिए जी, द क्वेश्चन इज कि हमने, अगर आपको याद हो कि जब जनरल मुशर्रफ की गवर्नमेंट गई थी, डॉलर आपका जो पेट्रोल डॉलर था, दैट इज $80 पर बैरल। बड़ा अच्छा था। आपके शौकत अजीज छोड़ कर चले गए, इन बिटवीन 150 हो गया। अब हमारे पास लिक्विडिटी भी थी, हमारे पास हर चीज मौजूद थी, लेकिन मैनेजमेंट नहीं थी। और क्या हुआ, इंटरिम गवर्नमेंट के बाद पीपल्स पार्टी आई, उसका बड़ा गर्क हो गया, वो उसको संभाल नहीं सकी। क्योंकि आपको, हमारी जो बेसिक प्रॉब्लम है इस मुल्क के अंदर, वो है मैनेजमेंट प्रॉब्लम। और हमारे जो इकोनॉमिक मैनेजर्स हैं, आज हम किसकी बात कर रहे हैं? अपने पॉलिटिकल फेलियर्स की बात कर रहे हैं, बिकॉज योर इकोनॉमिक मैनेजमेंट हैज नॉट बीन एज गुड एज इट शुड बी। सो द क्वेश्चन है राइजेस कि क्या आर वी विलिंग टू टेक दैट चांस? मेरी नजर के अंदर यह आपका फाइनल ये कर्टन है, क्योंकि इसके अगर आपको 3 बिलियन ना मिलते तो यू वर ऑन द वे डाउन। मूडीज ने तो पहले कह दिया था कि जून जुलाई में, यू नो, गुड नाइट एंड गुड बाय, आप तो बैंकरप्ट हो जाओगे। सो अब आपको एक बेल आउट पीरियड मिला, आईसीयू से आप बाहर आ गए हो, लेकिन इस वार्ड के अंदर भी आपने परफॉर्म करना है। अब वो कैसे करेंगे? विल यू इनकरेज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस? विल यू इनकरेज कि आपके बिजनेसमैन आए जो कि आपको असिस्ट करें? ये पॉलिटिशियंस, दे आर नॉट बिजनेसमैन, दे आर इम्प्लीमेंटेशनिस्ट एंड रेगुलेटर्स। इनका काम वो है, ये इनका काम नहीं है कि बिजनेस करें। ये सेक्रेटरीज का क्या काम होता है? ये बिजनेस करें। ये रेगुलेटर्स होते हैं आपके इंजन रूम के, और ठीक हो गया। करें। पीजे मीर साहब, क्या इसी की बुनियाद पर आप ये देख रहे हैं कि इनको गवर्नमेंट वाला सेटअप थोड़ा लंबा किया जाए और इलेक्शन को डिले किया जाए ताकि ये पूरी लोन की जो मामलात हैं उस पर इम्प्लीमेंटेशन हो जाए? मुझे बताएं, पाकिस्तान कहीं जा रहा है? पाकिस्तान कोई कहीं भाग रहा है? पाकिस्तान यही है, ये भी यही है। और भाई थोड़ी सी पेशेंस दिखा दो खुदा के लिए, थोड़ी सी पेशेंस दिखाओ फॉर द कंट्री। जिस कंट्री को तुम गवर्न करना चाह रहे हो, या जो भी गवर्न करना चाह रहा है, यार इसके लिए तो टाइम निकाल दो। आपको जल्दी किस चीज की है? आप तो वही चीजें कर रहे हैं जिस तरह ये मौत के कुएं में चलाने वाले ये मोटर बाइक्स रोडों पे फिरते हैं। हर एक को जल्दी है कि आपने आगे पहुंचना है, लेकिन ये नहीं कि आप खुद मर ना जाए उसके अंदर। हमें थोड़ा सा सब्र दिखाना है, थोड़ी सी सैनिटी दिखानी है, थोड़ी सी कंसिडरेशन, टॉलरेंस। ये चीजें आप नहीं दिखाओगे, यू विल नेवर प्रोग्रेस आगे। सो अच्छी बातें होती हैं, बट एज ऑलवेज ये बातें बाद में इसका रिवर्स गेयर ही लगता है। अब्दुल्ला गुल साहब, ये एक पॉइंट जो आपने उठाया था उस पर पीजे मीर साहब ने बड़ा डिटेल सारी चीज़ें बता दी। इसकी प्रोविज़न भी मौजूद है, नहीं है, इस पर तो बात एक अलग है। लेकिन क्या ये सेटअप अगर थोड़ा सा लंबा जाता है, जो इस वक्त सिटिंग सेटअप है पीडीएम का, तो ये लंबा जाने के साथ क्या एक्सेप्टेंस है दीगर जमातों में, सियासी जमातों में, या होगी? और नहीं होगी तो फिर उसके असरात क्या होंगे इसके लंबे जाने पे? तो बड़ा खींचातानी शुरू हो जाएगी।
अरसलान साहब देखें, बात ये है कि यहाँ मुल्क की किसी को परवाह नहीं है। बहुत दुख से मैं ये कह रहा हूँ, और सबको अपनी ज़ात की फ़िक्र है। अब इसमें कुछ पार्टियों के नाम लेते हैं। पीटीआई को जो है वो ये प्रॉब्लम है कि उनके पास कैंडिडेट नहीं है, और वो ये चाहते हैं कि रावलपिंडी से उनके मामलात बेहतर हो जाएँ, जो फ़िलहाल मुझे मुस्तकबिल करीब के अंदर कोई ज़्यादा बेहतरी नज़र नहीं आ रही। दूसरी तरफ वो ये कहते हैं कि जी बिकॉज़ वी आर राइडिंग द सर्फ, इस टाइम पे जो टाइड है वो उनके हक में है, इस वजह से हम जो है फौरन इलेक्शन करा लें। लेकिन बगैर कैंडिडेट्स के पीटीआई इलेक्शन कैसे कराएगी, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, व्हिच देयर वो जो कि उनकी मैनेजमेंट है या उनकी टॉप लीडरशिप है, दे आर वेल अवेयर ऑफ इट। हम्म। अच्छा, दूसरी तरफ है पीपल्स पार्टी, जिसने सारे के अंदर बड़ा खामोशी से उन्होंने मुस्लिम लीग को आगे लगाए रखा, और गंदा-गंदा सारा उनके ज़िम्मे डल गया, और पीपल्स पार्टी आराम से अपना मामला जो है वो सीधा करती रही, और पंजाब के अंदर भी कहीं न कहीं उन्होंने नाकब लगाई, जिसके ऊपर फिर बाद में ज़रदारी साहब को यहाँ से जाना पड़ा लाहौर से। अब उसके अंदर वो चाहते हैं कि इस बंदरबांट में उन्होंने जो लोगों को काबू किया है, चाहे बाय हुक किया है या बाय क्रुक किया है, वो ये चाहते हैं कि लोग अगर ज़्यादा देर उनके झांसे में नहीं आएँगे और यहाँ काया ना पलट जाए। हम्म। और अगर यहाँ काया पलट गई तो फिर नतीजा ये होगा कि जो लोग उनके साथ साउथ पंजाब से आए हुए हैं, वो उनसे दूर हो जाएँगे, और उनकी एक्सपेक्टेशन लेवल जो है, वो उनसे माइनस में चला जाएगा, वो काउंटर प्रोडक्टिव हो जाएगी। हम्म। अब तीसरी तरफ है मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग जो है वो अब उनका ये आलम है कि वो पाकिस्तान में उनके भाई वज़ीर-ए-आज़म हैं, लेकिन वो दुबई तक आते हैं। एक आदमी जो मुस्तकबिल का वज़ीर-ए-आज़म बनना चाहता है या बनाने वाला होगा, वो पाकिस्तान नहीं आ सकता अपने भाई के दौरे हुकूमत में। तो इसका मतलब क्या है, वो आप मेरे से बेहतर समझते हैं। तो फिर मुस्लिम लीग ये है, वो ये कहेगी कि ठीक है जी, कंटिन्यू करें, और फिर मौलाना फजल रहमान की जो एक सोच है, जो मेरे ख्याल में कोई उसमें ऐसा नहीं है, ये तो पॉलिटिकल सोच होती है, हर को अपना एंगल देखना होता है। तो उनका भी ये है, लेकिन साथ ही साथ बलूचिस्तान में और केपी में उनका एक अच्छा वोट बैंक है, तो वो भी ये चाहेंगे कि जी इलेक्शन हो गया। लेकिन हकीकत ये है कि मुल्क को इस टाइम पे जो मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो सिक्योरिटी के हवाले से है, आउटर या इनर, या फिर उनको जो है वो खारजा पॉलिसी का है, या सर इस वक्त मईशत तो के हवाले तवज्जो से क्या प्रॉब्लम है है। अब्दुल्ला गुल साहब, तवज्जो हमारी क्या है मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल पर, तवज्जो हमारी क्या है बताएं मुझे। इस वक्त हम बिल्कुल ही एक पॉलिटिकल गर्दाब में फंस के रह गए हैं। पिछली हुकूमत से इस हुकूमत के ट्रांसफॉर्मेशन फेज में कोई बात ही नहीं हो रही, सिवाय पॉलिटिक्स के छोटे छोटे मामलात के कोई बात ही नहीं हो रही। अरसलान भाई, ये देखें, आप मुझे बताएं कि ये जो वाक़यात हो रहे हैं, तकरीबन इस महीने की शहादतें अगर आप अफ़वाज पाकिस्तान की देख लें, तो आपको पता चलेगा 3 मेजर ऑफ़िसर और तकरीबन 50 के करीब लोग जो है वो शहीद हो गए। ये मामूली बात नहीं है। जंगों में ये काम हुआ करता है, और जब जंगें ऐसे, जब आप इंटरनल और एक्सटर्नल, आपने देखा नहीं कि तमाम पहले दहशतगर्द जो होते थे, वो अवाम को भी निशाना बनाते थे, वो वकला को भी निशाना बनाते थे, वो सिविल आबादी को भी निशाना बनाते थे। लेकिन अब 9th मई के बाद तमाम की तमाम कॉन्सेंट्रेशन जो है वो अफ़वाज पाकिस्तान के बाकायदा कैंटोनमेंट्स के ऊपर आके कर रहे हैं। अब इसके अंदर वो लोग हम क्यों भूल जाते हैं जो अफ़गानिस्तान के अंदर एनडीएस के लोग थे, फॉर्मर एनडीएस, और इसी तरह से अफ़गान नेशनल आर्मी के लोग जो 3.5 लाख जिनकी तादाद थी, वो वहाँ बैठे, अचानक एक फ़ौज गायब हो जाना और तालिबान हुकूमत का वहाँ आ जाना, वो फ़ौज कहाँ गई? उनमें से सारे लोग तो अमेरिका नहीं गए ना, उसमें चंद हज़ार लोग ही गए हैं। बाकी लोग यहाँ क्या ताने-बाने बुन रहे हैं, उसके असरात आप अफ़वाज ठीक हो पाकिस्तान गया, को मैं देख जरा रहे हैं। ये यही बड़ी चीज और पीजे ये मीर साहब सर इसी पारा-चीनार के पर। अंदर, और ये जो सोशल मीडिया के हवाले से जो नेगेटिविटी फैलाई गई, टोटल केओस, टोटल मायूसी, टोटल पता चलें, नहीं। और मैं मैं पीजे इस पर साहब के साथ अब्दुल्ला एक गुल बड़े साहब, एहतरामन आपने आपने काफी एहतरामन डिटेल एक बात कर ली, गुज़ारिश मैं कर जरा दूं, पीजे मीर साहब का एक चीज न्यूक्लियर पे कंट्री को पॉइंट। जी डिफॉल्ट नहीं किया जाता। मैंने आपके पहले भी प्रोग्राम में कहा जी था, हाँ। और इसकी बात की जो सबूत है वो ये है कि वजीर आजम खुद ये कह रहे हैं कि आर्मी चीफ ने एक किरदार अदा किया है बड़ा इंपॉर्टेंट, जिसकी वजह से जो है वो हमें कर्जा मिला है, क्योंकि आर्मी चीफ का मूड देखा है आईएमएफ ने कि उनका मूड क्या है, एक न्यूक्लियर फोर्स के सरबराह का मूड क्या है। बात बड़ी सीधी सी है, समझ जाएं अगर समझने वाले। जी पीजे मीर साहब, प्रोविजन मौजूद है कॉन्स्टिट्यूशन में 1 साल से 6 माह तक, और इमरजेंसी बेसिस पे इसको एक्सटेंशन हो सकती है, और इस वक्त जो सिचुएशन है उससे पॉलिटिकल है, हम इसी के गर्दाब में। मेरा सवाल आपसे भी यही है, हम इधर उधर के जो मामला, जो बड़े मामला हैं, उस पर तो तवज्जो ही नहीं है। देखिए जी, वो इसलिए नहीं है क्योंकि आपका इलेक्टोरल सिस्टम इज अ करप्ट इलेक्टोरल सिस्टम। जब आप पांडव जमहूर को
500 रुपया, 1000 रुपया या 2000 रुपया देंगे। अच्छा पीजे मीर साहब माजरत, ये जो अमेंडमेंट है इसके साथ ये सिस्टम ठीक हो जाएगा? देखिए आपके 72 73 अमेंडमेंट्स आई हैं, आपको ऑल ऑफ अ सडन अभी 72 73 अभी तो और भी अमेंडमेंट्स आएंगे। छोड़े ना, आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन को भी आपका टाइम है कि इसको रीराइट करो, क्योंकि आप अदालतों में देख लो कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन किस तरह होती है, आपका जज क्या कर रहा है, आपका पॉलिटिशियन क्या कर रहा है, आपका वकील डिफेंस। मैं तो कहता हूँ हमारे मुल्क के अंदर प्रोसिक्यूशन को भी पता है सच क्या है, डिफेंस को भी पता है सच क्या है। ये जज है जो ट्रायल पे आपने रखा हुआ है, आप इसका ट्रायल करते हो। सो द क्वेश्चन हियर अराइजेस, या आप जितनी मर्जी अमेंडमेंट्स करें, आपने अपने आप को ठीक करना है। गेट द राइट पीपल फॉर द राइट जॉब। बड़ा मुश्किल काम दे दिया पीजे मीर साहब। इनकॉम्पिटेंस आती है, और ये इनकॉम्पिटेंस क्यों आती है? बिकॉज एक दिन आप सेक्रेटरी एग्रीकल्चर को सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज लगा देते हो, उसके बाद सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज को सेक्रेटरी इकोनॉमिक अफेयर्स में डाल देते हो या किसी डाल देते हो। तो भाई आप इन सेक्रेटरीज को लेट देम कंटिन्यू एंड स्पेशलिस्ट पीपल हु आर क्वालिफाइड इन दैट डिपार्टमेंट। ये क्या बात है? मैंने खुदा बख्श भुट्टो जैसे लोग मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर, क्या जबरदस्त एग्रीकल्चर पीरियड था पाकिस्तान का। ये क्यों? बिकॉज ही न्यू एग्रीकल्चर। So you need to have people who understand the subject. और ये right people on the right job. Thank you so much. पीजे मीर साहब सीनियर तजियाकार सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद थे, अब्दुल्ला गुल साहब हमारे साथ मौजूद थे। बहुत बहुत शुक्रिया दोनों हजरात का। ब्रेक पर जाएंगे, वापस आएंगे तो एक और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये जो पॉलिटिकल टॉपिक आप देख रहे हैं ना, रोज़ाना इसी की बुनियाद पर हम देखते हैं कि कई ऐसी चीज़ें जो इग्नोर हो जाती हैं और वो सोसाइटी का सबसे बड़ा मामला होती हैं। इंसाफ एक ऐसी चीज़ है, जिस माशरे में इंसाफ पनपता है वो माशरे फलते फूलते हैं, तरक्की करते हैं, खुशहाल होते हैं, और वहीं पर लोगों के पास राइट्स होते हैं कि वो प्रॉपर तरीके से अपने वोट समेत तमाम चीज़ों का इस्तेमाल कर सकें। हमारे माशरे की क्या सूरत हाल है ये आपको ब्रेक के बाद बताते हैं। वेलकम बैक जी। ब्रेक पर जाने से पहले जिसका हम जिक्र कर रहे थे वो है मामला इंसाफ का। इंसाफ में ताख़ीर। एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ज़ेर इल्तवा मुकदमात की तादाद 54,000 से तजावुज़ कर चुकी है। जी हाँ, 54,000 से तजावुज़ कर चुकी है। इसी तरह जुलाई 2022 की एक रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क भर की अदालतों में 20 लाख से ज़ायद मुकदमात ज़ेर इल्तवा हैं। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट की आलमी फहरिस्त 2022 की रैंकिंग में पाकिस्तान का 129वां नंबर। कहते हैं कि इंसाफ में ताख़ीर इंसाफ से इनकार के मुतरादिफ होती है। किसी भी मुल्क और माशरे में बरवक्त और शफाफ इंसाफ की फरहमी के बगैर तरक्की का तसव्वुर तक मुहाल है। इसके बरक्स हमारे मुल्क में अदालती मुकदमात सालों साल चलते रहते हैं। साइलीन अदालतों के चक्कर लगाते लगाते अपनी सारी जमा पूंजी खर्च कर देते हैं, लेकिन फैसले नहीं होते। साइलीन मुकदमात लड़ते लड़ते बूढ़े हो जाते हैं या फैसलों के इंतज़ार में इस दुनिया से ही गुजर जाते हैं। सन 2018 में पाकिस्तान की अदालत उज़्मा ने जायदाद की तकसीम से मुताल्लिक साल पुराने मुकदमे का फैसला सुनाया। पाकिस्तान में हुकूमतें आती और जाती हैं, लेकिन किसी हुकूमत ने निज़ाम कानून और इंसाफ में ठोस इस्लाहात नहीं की हैं। वजूहात इंसाफ की फरहमी में इस ताख़ीर का सबब किसी हद तक अवाम और ज़्यादा हद तक अदलिया और वकला हैं। हमारे यहाँ गैर संजीदा और गैर ज़रूरी मुकदमात की भरमार है, जिसकी वजह से अदालत में इजाफा होता जा रहा है और न सिर्फ फैसलों में ताख़ीर होती है बल्कि अहम मुकदमात की सुनवाई में भी देर हो जाती है। कुछ हद तक तो जजेस की कम तादाद भी इस तवालत की एक बड़ी वजह है, लेकिन औसतन जजेस के मुकदमात सुनने और फैसला करने का दौरानिया पाकिस्तान में बहुत बड़ी वजह है इस तवालत की। इसके अलावा इन गैर ज़रूरी मुकदमात पर वफाक और सूबाई हुकूमतों के बेतहाशा माली वसाइल का ज़िया होता है। एक अहम मसला ये भी है कि पाकिस्तान में लगभग 2.5 महीने तक छोटी बड़ी तमाम अदालतें गर्मियों की छुट्टियों के बायस बंद पड़ी रहती हैं। जजेस की मौसम गर्मा में तवील तातील भी मुकदमात में ताख़ीर की एक बड़ी वजह बनती है। ये तातुल बरतानवी राज की एक नौ आबादियाती रिवायत है। ये जो मामलात आप तक पहुँचाए हैं, ये हैं इंसाफ में ताख़ीर की एक बड़ी वजह। और जिन माशरों में इंसाफ में ताख़ीर हो
या इंसाफ मुहैया ही ना किया जाता हो, उन माशरों में बेराह रवी, जराइम की शरह का बढ़ना, बेरोज़गारी तक का बढ़ना, आम आदमी की सुनवाई न होना, थानों कचहरियों तक आम आदमी को डर लगना जाते हुए, ये सारी चीज़ें इन्हीं चीज़ों की वजह से होती हैं। आज हम अपने माशरे में जो कमी या फिर जो मुश्किलात देख रहे हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह इंसाफ का ना होना या फिर इंसाफ का ना मिलना ये है। आपने देखा कि गुज़िश्ता रोज़ हमने इस पर बात की थी कि एक शख्स अपनी जान से चला गया 13,000 रुपये देने के चक्कर में। क्या हुआ? अगर इंसाफ या इदारे बर वक्त इन चीज़ों पर काबू पा लेते तो इस तरह की एप्लीकेशन जो गैर कानूनी तौर पर ऑपरेट कर रही हैं, ये पाकिस्तान में ना पनपती। खाली यही नहीं, ये तो एक मिसाल है, इससे बढ़कर कई चीज़ें ऐसी हैं जो कही जा सकती हैं या आप या मैं रोज़ाना की बुनियाद पर उसका एक्सपीरियंस अपनी सोसाइटी में करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका, फिर होगी आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।